दिल्ली, पंजाब और अब जम्मू कश्मीर में भी अपनी मजबूत पकड़ बनाते हुए आम आदमी पार्टी जो है आए दिनों सुर्खियां बटोर रही है। और जिस तरह से हम सब जानते हैं कि हाल ही में जम्मू से बहुत सारे लोग जो हैं या इस जिससे पहले जो बाकी सियासी पार्टियों में रहे हैं वो अब आम आदमी पार्टी का रुख कर रहे हैं। और हमने देखा कि श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के भी कुछ जो लोग हैं वो भी अब आम आदमी पार्टी की सफ़ों में शामिल हो रहे हैं। लेकिन जिस तरह से हम सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर को एक डेथ बेड ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज भी कहा जाता है, जहां पर बहुत सारी सियासी पार्टियों ने अपना दम तोड़ा है। तो क्या ऐसे माहौल में आम आदमी पार्टी यहां पर सस्टेन कर सकेगी, सर्वाइव कर सकेगी? और क्या आम आदमी पार्टी दिल्ली और पंजाब की आवाम की तरह जम्मू कश्मीर की आवाम के भी दिल जीत सकती है? इस सब पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं यूटी जनरल सेक्रेटरी आम आदमी पार्टी जनाब नवाब नासिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम आज इसी बात पर गुफ्तगू करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आम आदमी पार्टी क्या कुछ मंशूर लेकर जम्मू कश्मीर आया है। तो नवाब साहब, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। आपका बहुत शुक्रिया आने के लिए। नवाब साहब, सबसे पहले जिस तरह से मैंने कहा कि आम आदमी पार्टी अब जम्मू कश्मीर में भी अपनी जो पकड़ है वो उसको मजबूत बनाती नजर आ रही है, और जिस तरह से हमने देखा कि बहुत सारे लोग इसके साथ जुड़ भी रहे हैं। तो क्या मंशूर लेकर आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर आई है? हाँ, देखिए, जब आम आदमी पार्टी की बात होती है, मैं अक्सर ये गुजारिश करूँगा सहाफ़ियों से भी और अक्सर गुजारिश करूँगा लोगों से भी, इसे ना आप रिवायती सियासत से थोड़ा हट के देखिए। हमको ये समझ लीजिए एक आम आदमी की ज़रूरत, और वो ज़रूरत को एनालाइज़ करना और ज़रूरत को पूरा करना। मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ, खुदारा आप बताइए, अगर हम एक ऐसी जगह पे रहते हैं जिसको अल्लाह सुब्हान ताला ने बहुत बख्शा था, हमारे वाटर रिसोर्स है, हमारे पास फ्रूट इंडस्ट्री है, हमारे पास टूरिज़म इंडस्ट्री है, उसके बावजूद हम गरीब क्यों हैं? उसके बावजूद हम हिंदुस्तान के सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयड क्यों हैं? उसके बावजूद ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो 3 वक्त की रोज़ी क्यों नहीं खा पाते? भाई मेरे, आम आदमी का मकसद क्या है? व्हाट इज़, एक कोर होता है पार्टी का। हमारा कोर ये है कि जो आम इंसान है ना, ये एक जो बेसिक नीड्स हैं उसकी, जैसे कपड़ा, रोटी है, मकान है, ये पूरी हुई, मगर इज्जत के साथ पूरी हुई। क्यों इज्जत के साथ? अब इज्जत का मैंने यहाँ दावा क्यों किया? वो इसलिए दावा करता हूँ मैं, अक्सर आप देखो कोई गरीब इंसान जो होता है ना, ये एक अमीर इंसान के पास झुक जाता है। क्यों झुक जाता है? ये अपने ज़मीर को मार डालता है। इसलिए मार डालता है कि इसकी रोटी रोज़ी का बात होती है। अगर एक डिग्निफाइड वे से इस गरीब इंसान को जो बेसिक चीज़ें, जैसे हमारे हेल्थ केयर है, जैसे हमारी स्कूलिंग है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, पानी है, अगर ये बेसिक चीज़ें उसको गवर्नमेंट फराहम करती है, दैट मीन्स उसको अपनी सोसाइटी में एक अमीर इंसान के पास झुकने की ज़रूरत नहीं है। अब अक्सर बोला जाता है हमको कि ये मुफ्त। भाई मेरे, लिस्ट निकाल के देख लीजिए आप, आपके सीएम जो हैं यहाँ के, एक पुराने सीएम 4-4 हज़ार यूनिट इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करते हैं और एक पैसा नहीं देते हैं। खुदारा बताइए, उसको कौन सी ऐसी चीज़ होगी जो 1.5-2 लाख रुपए का पेंशन लेते हैं? क्यों ज़रूरत है उसको फ्री देने की? क्यों ज़रूरत नहीं है एक आम इंसान को फ्री देने की? तो ये आम इंसान की ज़रूरत हिंदुस्तान के हर उस गली के, हर उस नुक्कड़ में, हर उस कोचे में है, जिस कोचे में एक आम इंसान रहता है। क्यों आम इंसान की ज़रूरत है? हमारी 70 साल की इंडिपेंडेंस में नहीं मिली भाई। आप साफ गिलास पानी आज तक नहीं दे सके हो एक आम इंसान को। एक आम इंसान, हेल्थ जो होता है ना, मैं खुद डॉक्टर हूँ, हेल्थ इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। जब आप हमको हेल्थ नहीं दे पाते हो, दैट मीन स्टेट गवर्नमेंट फेल हो चुकी है। तो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कि हमें बेसिक ज़रूरतें एक आम इंसान को हम दे दें। उसके बाद भाई उसने जितना बिल्ला टाटा बनना है वो बन जाए, लेकिन बेसिक ज़रूरत तो गवर्नमेंट उसको देनी चाहिए। बेसिक ज़रूरत गवर्नमेंट किसी ब्यूरोक्रेट को, किसी एमएलए को, किसी मिनिस्टर को नहीं देनी चाहिए। ये मेरा मानना है, क्योंकि मिनिस्टर एमएलए जो होते हैं इकोनॉमिकली साउंड रहते हैं, लेकिन जो गरीब इंसान है इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स के बारे में कोई नहीं सोचता। मैं तो परसों हैरान हो गया भाई, जब मैंने देखा कि पंजाब, हमारी रीत ऐसी है कि जो इंसान अगर 3 बार एमएलए बना है, एक बार एमएलए रहा, एक बार मिनिस्टर बना है, एक बार सीएम बना है,
3 बार का पेंशन ले रहा हो वो 2-2 लाख रुपए करके 10 लाख रुपए वो ले रहा है, फिर फैमिली को अलग बेनिफिट्स मिल रहे हैं। लेकिन उसी सोसाइटी में एक गरीब इंसान जो पटरी फरोश है, जो पटरी पे रहता है, उसको कुछ नहीं मिलता है। खुदारा ये बताइए, अगर हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं तो आज तक हम क्लेम नहीं कर सके, हमारे गरीब के घर में कोई चिराग नहीं जलता है, हमारे गरीब के घर में बत्तियां बुझ जाती हैं, लेकिन हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस तो करते हैं। तो आप बताइए, आम आदमी पार्टी की जरूरत नहीं है। आम आदमी पार्टी एक सोच है, एक रिवोल्यूशन है जिसकी जरूरत हर गरीब इंसान को। आप किसी भी गरीब इंसान के पास जाइए, वो इस आम आदमी पार्टी का नाम इज्जत से लेगा। क्यों? एक आश्वासन है। रिसेंटली वो टेलीविजन का कुछ हुआ था, यहाँ स्ट्राइक हुई थी, तो मैं उनसे बात करने गया हुआ था। तो जब उन्होंने पहले बोला सियासी जमातें यहाँ नहीं आएंगी, फिर उन्होंने सुना केजरीवाल का कोई आया तो बड़े खुश हुए। किस लिए पता क्यों खुश हुए? क्योंकि हमें 4 दिन में हमने 35,000 का डिसीजन दिया पंजाब में। यहाँ पे आप हैरान हो जाओगे, जो ये हमारे डेली वेजर्स हैं पिछले 50 साल से 500 रुपये पे काम कर रहे हैं, इस उम्मीद में सिर्फ काम कर रहे हैं कि कोई ऐसी सरकार आएगी जो हमारे बारे में सोचेगी। अगर यहाँ सब चीज़ ठीक चल रहा है, ना डॉक्टर नवाब की ज़रूरत है, ना अरविंद केजरीवाल की ज़रूरत है, ना आम आदमी पार्टी की। लेकिन अगर हम मुसीबत ज़दा है, हम परेशानी ज़दा है, हम एम्प्लॉयड है, हमारे हेल्थ सही नहीं है, हमारा एजुकेशन सेक्टर सही नहीं है, तो ज़रूरत है आम आदमी पार्टी की। सर, जिस तरह से आपने कहा कि आम ये एक सोच है, और इसमें हम जब आम की बात करते हैं तो हर वो आम शख्स इसमें शामिल होता है। जिस तरह से हमने दिल्ली में देखा, पंजाब में हमने देखा कि एक मोबाइल शॉप पे बैठने वाला जो मोबाइल रिपेयर करता था, उसने भी इलेक्शन जीता और वो मिनिस्टर है। क्या हम वादी कश्मीर में भी इस तरह के आम लोगों को देखेंगे सियासत में, या रिवायती जो सियासतदान थे जिन्होंने इससे पहले सियासत की किसी और पार्टी में, और फिर उस पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी, तीसरी पार्टी, और अब वो अगर देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी जो है उसकी लहर चल रही है तो उसमें छलांग मारेंगे? क्या उन लोगों को यहाँ पर भी मौका मिलेगा या एक आम आदमी को मिलेगा? हम आपको सुख के साथ एक बात बताना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी जब मार्केट में जाएगी तो उसको खरीदेगा आम आदमी, तभी खरीदेगा जब उसको वो शक्ल भी आम आदमी की दिखेगी। ठीक। मैं आपको ये दावा नहीं करता हूँ कि 90 के 90 सीट्स हमारे नए होंगे, लेकिन इस चीज़ की पूरी दावे सूख के साथ आपको बताता हूँ कि हमारे कम से कम 70 to 80% लोग जो होंगे वो ये कौम के लिए सब नए चेहरे होंगे। सर, जिस तरह से मैंने पहले ही अर्ज किया था कि ये जम्मू कश्मीर को डेथ बेड ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज भी कहते हैं, और हमने देखा कि बहुत सारे केजरीवाल साहब ने उस वक्त एब्रोगेशन को सपोर्ट किया था। तो क्या आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर की आवाम आम आदमी को एक्सेप्ट करेगी? देखिए भाई मेरे, मैं इस सोच से परे नहीं हूँ कि 370 और 35 जो है उसको हर कश्मीरी, मोस्ट ऑफ द कश्मीरीज पसंद करते थे और रखना चाहते हैं। मेरे कुछ सवाल है यहाँ पे आपकी तंजीमों के लिए, रिवायती तंजीम। एक सवाल ये है, क्या ये हकीकत नहीं है कि 370-35A का 80% से 90% एब्रोगेट हो चुका था? क्या ये हकीकत नहीं है? दूसरा सवाल मेरा, 2 लॉ पास हुए। एक लॉ पास हुआ फार्मर्स के खिलाफ, उनने क्या किया, 700 लोगों की शहादत दी, वहाँ बैठे और लॉ रिवर्स करवा दिया। राइट और रॉन्ग? मेरा सवाल है गुपकार लोगों के साथ, भाई अगर आपने गुपकार बनाया, आपने गुपकार बनाने चाहता, आपने वही फार्मर्स की तरस पे क्या करना चाहता, 2 लाख लोगों के साथ इकबाल पार्क में बैठ जाना था और तब तक नहीं उठना था, तब तक आप रिवोट नहीं करते। लेकिन होता क्या है भाई मेरे, होता ये है, हम वो चीज़ बेचने जाते हैं पब्लिक में। जब हमारी लड़ते हो और बोलते 370 वापस लाएंगे, आप डीवीसी का इलेक्शन लड़ते हो तो बोलते 370 वापस लाएंगे। नहीं पॉसिबल, इट्स नॉट पॉसिबल। आप बोलोगे आपका टेक क्या है, मैं ये बताना, जब इलेक्शन में जाते हैं वो वादा करते हैं, वादा ही नहीं करते हैं, हम तो एक एग्रीमेंट साइन करते हैं जिस पे हमको बाज़ाब्ता तौर पे हमारे केजरीवाल साहब के साइन होते हैं कि ये चीज़ हम करेंगे। तो जब हम एग्रीमेंट साइन करते हैं हमारी लिस्ट ऑफ थिंग्स के लिए, जो हम लिस्ट इस वक्त नहीं कर सकते, हमको आता है एक 18 साल से ऊपर जो हमारी बहनें हैं, माएँ हैं, उनको 1000 रुपया पॉकेट मनी देना, हमको आता है बेरोज़गारी भत्ता देना 5000 का, ये सब चीज़ हमको आता है। जो हमको आता है जिसमें हम एक्सपर्ट हैं,
तो आज तो आप ये भी सुनेंगे कि बीजेपी वाले भी बोलते हैं कि हम भी देंगे जी। तो मैं कल किसी सहाफ़ी से बात कर रहा था मैं इस बारे में। उन्होंने बोला कि कैसा लग रहा आपका? मैंने बोला हम तो जीत गए। उन्होंने बोला डॉक्टर साहब अब तो इलेक्शन भी नहीं हुए तो जीते कैसे आप? ठीक। मैंने बोला देखिए, अगर हमने कुछ तंजीमों को मंदिर से निकाला और इलेक्ट्रिसिटी की बात करवा रहे हम, तो ये हमारी जीत है। जीत है। अगर हम अल्ताफ बुखारी साहब को या कोई भी तंजीम वाले को इलेक्ट्रिसिटी पे बात करवा रहे हैं, हम भी इलेक्ट्रिसिटी, तो ये आम आदमी पार्टी की जीत है। ये एक आम इंसान की जीत है, क्योंकि यहाँ जो रिवायती और रिलीजियस सियासत और यहाँ जो मुद्दों की सियासत, वैसे मुद्दे हम 30 साल से गुट रहे हैं यार। 1 लाख लोगों की मौतें हुई हैं यहाँ पे। यहाँ रोज़ जब बच्चा अपने घर से बाहर जाता है तो माँ दुआ गो होती है कि अल्लाह मेरे बच्चों को वापस सलामती से भेज। वो किस लिए? क्योंकि यहाँ इंसर्जेंसी है, हम उन इंसर्जेंसी के बच्चे हैं। आप देखिए, खुदारा देखिए, आप ड्रग्स में कितने पड़े हुए लोग हैं, क्या वो इम्पोर्टेंट नहीं है? हमारी देखिए, हमारी बहनें कितनी हैं, ऐसी बहनें हैं जो 40 साल से उम्र हो गई है, लेकिन उनकी शादियां नहीं हो रही है। ये झंडे जो आप फहराते हो, बड़े बड़े झंडे लगाते हो, बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट लगाते हो, आप देखिए इलेक्शन में 10-10, 50-50 लाख रुपए के झंडे लगते हैं। क्या उससे बेहतर नहीं है ये हमारी बहनों की शादियां करवाना? तो हमें क्या, एक आम आदमी पार्टी की आम आदमी सोच है, ग्राउंड पे है। हम बोलते हैं ये जिंदगी, आपकी जिंदगी में हम आपके बजट में ऐसा कुछ कर देंगे कि आपके 10 से 15 हज़ार रुपये हम बचा देंगे। अगर आप वो गिनाना चाह रहे हो तो मैं अभी 15 हज़ार रुपये आपको गिना के दे सकता हूँ कि हम किस तरह 15 हज़ार बचाएंगे। आपके इलेक्ट्रिसिटी में कितना बचाएंगे, बच्चों की फीस में कितना बचाएंगे, मोहल्ला क्लिनिक में कितना बचाएंगे, हम वो गिन के दे सकते हैं कि हम हर एक कश्मीरी के घर में एक मुलाजिम लगाना चाह रहे हैं। मुलाजिम का मतलब ये है कि उनको बचत हो जाएगी 15 से 20 हज़ार रुपये, जो हमारी बेसिक, जो हमारी ऐसी चीज़ है जो हर जगह पे हम लोग कर रहे हैं। खुदारा मुझे ये बताइए कि अगर एक हमने 2 चीज़ें, ये हफ्ते में 2 चीज़ें की है, मेरे ख्याल में हर एक इंसान को फ़ख्र होना चाहिए वो 2 चीज़ों पे। एक तो ये चीज़ की कि जो हमारे स्ट्रीट पे छोटे बच्चे होते हैं जो भीख मांगते हैं, हमने उनके लिए शेल्टर्स बनाए, खाने पीने का इंतज़ाम किया और उसमें स्कूलिंग का भी इंतज़ाम किया। 2 दिन पहले हमने एक इनॉग्रेट किया है दिल्ली में एक सेंटर, जिसमें वो माँ बाप जो अपने बच्चों से उकता गए हैं, जिन बच्चों के लिए वो माँ बाप ऐसा लग रहा है कि अब हमारे लिए बोझ हो गए हैं, उनके लिए एक ओल्ड एज सेंटर शुरू कर दिया है। खुदारा वो हर एक प्रॉब्लम हमारी प्रॉब्लम है, जो एक आम इंसान की प्रॉब्लम। और देखो, लॉ मेकर का मतलब क्या होता है? आज तक कश्मीरी को ये भी नहीं समझ में आया ये लॉ मेकर होता क्या है। ये लॉ मेकर जो होता है, इसका मतलब है कि इसको कानून बनाने हैं। कौन से कानून बनाने? इसको अपने लोगों की समझना है कि ये परेशानी समझनी है, भाई मेरे लोगों को क्या परेशानी है। अफसोस ये होता है कि ये जो लॉ मेकर होता है ये अनएजुकेटेड होता है और इसको पता नहीं होता है। इसको डिविजनल कमिश्नर बोलता है ये पॉसिबल नहीं है, ये बोलता ठीक है ये पॉसिबल। अतः खुदारा तू तो लॉ मेकर है, तू बनाओ ना कानून। अब फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी के मीटर चल रहे हैं, अब प्रीपेड मीटर आ रहा है, तो तू लॉ मेकर है, तू बना कानून 300 यूनिट फ्री कर देंगे। अब बीजेपी हमारी बोल रही है मुझे पहले हुकूमत में लाओ, फिर भाई आज भी तो आपकी हुकूमत है, आज कर दो। अगर आप उतनी फिक्र है तो आज कर दो। आप बोलते हो नहीं पहले हमको सीएम बनाओ फिर हमको डेली वेजेस। भाई अगर आपको चाहता, अगर डर लग रहा आम आदमी पार्टी से, तो एक चीज करो ना, आप लोगों को फायदा दे दो, आपकी भी वाहवाही हो जाएगी। क्या कर दो, डेली वेजेस सबको कर लो, परमिट कर लो। हम भी बोलेंगे भाई आपने किया है। नहीं, ये क्या बोलते हैं, डबल इंजन लाओ एक इंजन वो रहेगा, एक इंजन ये रहे। खुदारा जब एक बड़े इंजन से आप नहीं कर पा रहा, फिर सिंगल इंजन से। और ये तो हम 70 साल से वादे ही सुन रहे हैं। और ये हमारे प्रॉमिसेस और उनके प्रॉमिसेस में ये फ़र्क होता है, जब हम प्रॉमिस करते हैं तो हम गारंटी कार्ड पे लिख के देते हैं, और जब ये लोग प्रॉमिस करते हैं उसके बाद जब कैमरा और माइक के सामने आते हैं तो बोलते हैं वो तो एक जुमला था, 15 लाख तो एक जुमला था मतलब ऐसे जुमले हो जाते हैं। खुदा रहा ये नहीं है, ये ज़मीन ख़त्म होने वाली है, ये कुर्सियाँ भी नहीं रहेंगी। अलबत्ता एक चीज़ है, आपको ऊपर जाने के बाद ये सब चीज़ों का जवाब देना है। उस रब के सामने खड़ा होके क्या जवाब दोगे यार, इस कौम को हमने क्या दिया। एक छोटी सी बात बताता हूँ आपको, हमारी दिल्ली की पॉपुलेशन 2.5 करोड़, कितनी ऑफिशियल पॉपुलेशन दिल्ली की जो है 2.5 करोड़ है, ठीक है। हमारा दिल्ली का बजट 74,000 करोड़, 74,000 करोड़ दिल्ली का बजट, और लोग कितने हैं, 2.5 करोड़। हमारे J&K का 1 करोड़ 8 लाख पीपल है, कितने, 1 करोड़ 8 लाख लोग, और बजट पता है 1,11,000 करोड़ का बजट है।
मतलब 1,11,000 करोड़ में 1 करोड़ को भी नहीं हम पहुंचते हैं, वहां 74,000 करोड़ में 2.5 करोड़ को इतनी सारी फैसिलिटीज दे रहे हैं। दैट मीन 74,000 में अगर 2.5 करोड़ लोगों को आप इतनी फैसिलिटीज दे सकते हो, तो 1,11,000 करोड़ में कितनी फैसिलिटी दे सकते हो आप 1 करोड़ लोगों को? ये कौन समझाएगा? तो ये चीजें, मतलब देखो होता क्या है, हमें एक चीज है, हमने बहुत डायग्नोसिस किए। मैं अपने दोस्तों के साथ, हम तो आज भी सियासतदान नहीं, हम तो आम इंसान हैं, हमें सियासत आती भी नहीं है। हम आम दोस्तों के साथ में बैठता था, हमने डायग्नोस करने की कोशिश की कि प्रॉब्लम क्या है कश्मीर में, प्रॉब्लम क्या है। तो भाई मेरे आपको बताता हूँ, हमको 2 प्रॉब्लम्स यहाँ दिखी। प्रॉब्लम नंबर 1, यहाँ अच्छे लोग नहीं है सियासत में, गुड पीपल आर नॉट देयर इन सियासत। प्रॉब्लम नंबर 2, अच्छे लोग वोट नहीं करते हैं। अगर हम मस्जिद के इमाम को ढूंढते हैं तो बहुत पता करते हैं, ये कहते ये कहाँ से आया, ये इसने क्या पहले कहाँ था, वो क्या है। लेकिन जब हम 1.5 लाख वोटर्स के लिए अमीर चुनते हैं, एक लॉ मेकर चुनते हैं, उस वक्त हम ये नहीं सोचते हैं यार क्या ये एजुकेटेड होना चाहिए, क्या ये अल्लाह से डरने वाला होना चाहिए, क्या इसमें प्लानिंग होनी चाहिए, ऑर्गेनाइजिंग होनी चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए, क्या इसमें वो स्किल्स होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। हम उसको दे देते हैं। मतलब 1,11,000 करोड़ अगर आप किसी भी बिजनेसमैन को दे दोगे और बोलोगे कि हमको ये सब फैसिलिटीज फ्री दो, वल्ला वल्ले वो भी दे सकता है। लेकिन पॉलिटिकल विल नहीं है। हमारे पॉलिटिकल पार्टीज ने हम बहुत ये किया है कि यहाँ लोगों को गरीब रखो, मफलूज रखो, दबा के रखो, कभी गन के नाम पे दबा के रखो, कभी पावर के नाम पे दबा के रखो। इतना दबाओ उनको कि वो सिर्फ आपसे क्या मांगे, सिर्फ बेसिक आपको बोले कि हमको खाने की इजाजत दो यार, बेसिक चीजें। लेकिन अफसोस ये गवर्नमेंट इसलिए बनाता है इंसान जो सोचता है कि आज नहीं तो कल मेरी जिंदगी में कुछ तब्दीली होगी। मगर भाई अक्सर ये सवाल आता है गरीबी हटेगी कैसे, गरीबी हटेगी कैसे? तो हमारा जवाब गरीबी हटेगी ये है कि ना हम गरीबी हटा सकते हैं, ना केजरीवाल हटा सकता है, ना कोई तंजीम। गरीबी हटा सकता है गरीब इंसान का बच्चा गरीबी। अब सवाल ये, वो बच्चा कब गरीबी हटाएगा? वो बच्चा तब गरीबी हटाएगा जब वो बच्चे की पढ़ाई गवर्नमेंट स्कूल में वैसी हो जाएगी जैसी बर्न हॉल में पढ़ाई है, जैसे कॉन्वेंट। क्योंकि अल्टीमेटली इस बच्चे को compete करना पड़ता है उस स्कूल वाले से। अगर हम गवर्नमेंट स्कूल इतने अच्छे बनाएंगे, इतनी फैसिलिटी बनाएंगे, इतने अच्छे टीचर्स, इतने हर चीज़ अच्छी बनाएंगे, प्राइवेट स्कूल के बराबर बनाएंगे, तब ये बच्चा कल को compete कर पाएगा एक प्राइवेट स्कूल वाले से, और ये अमीर बनेगा और इसका बाप भी अमीर बनेगा, तब जाके गरीबी हटेगी। सर एक बात पूछना चाहूँगा मैं आपको, जिस तरह से आपने अभी नौजवानों का जिक्र किया, तो हम सब जानते हैं कि नौजवान किसी भी कौम का जो है सरमाया होते हैं। और वादी कश्मीर की बात करें या बिलखुसूस जम्मू कश्मीर, दोनों सूबों की बात करें, तो यहाँ पर नौजवान जो हैं काफ़ी ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और हुनरमंद हैं, लेकिन उसके बावजूद वो बेरोज़गार हैं। तो आम आदमी पार्टी इन नौजवानों के लिए क्या करेगी कि ये नौजवान आम आदमी पार्टी को चुने? बहुत प्यारा सवाल है इस चीज़ का। आपको मैं एक मिसाल देकर समझाना चाहूँगा। जब हमने अच्छे स्कूल बनाए, अच्छे स्कूल बनाने के बाद अब बच्चे कुछ IIT गए, कुछ बाकी गए, अब सबको गवर्नमेंट जॉब तो मिल नहीं सकता, दैट्स नॉट पॉसिबल। अब हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर है सिसोदिया साहब, उसने सोचा कि 11th-12th के बच्चे तो आ गए 12th में, अब क्या करना चाहिए। तो एक रकम मखसूस कर दी गई, 60 करोड़ रुपया मखसूस कर दिया गया। वो किस लिए मखसूस किया गया कि 4 बच्चों को मिला के इनसे एंटरप्रेन्योरशिप करवा देंगे। एक मिसाल दूंगा मैं उसमें आपको। हमने 4 बच्चों को मिला दिया, 4 बच्चों को बोला कि हम आपको 10 करोड़ रुपए देंगे, आप कोई एंटरप्रेन्योरशिप शुरू कर दीजिए। उनने क्या किया, अपने महल्ले में गए। अपने महल्ले में जाने के बाद उन्होंने देखा बहुत सारी औरतें ऐसी हैं जिनको सिलाई आती है लेकिन उनके पास मशीन्स नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, सिलाई की मशीन उनको दे दिए। इस प्रोजेक्ट में सिलाई की मशीन दे दिए। जो सूट एक दुकान वाला या किसी मार्केट में जब बनवाते थे 1200 से 1500 रुपये सूट मिलता था, ये जो हमारी बहन, ये माँ हमारी जो अपने घर पे बना रही है, 300 रुपये में बना के दे रही है। यकीन माने उस छोटे से ग्रुप में 16,000 लोग आज काम कर रहे हैं, 16,000 पीपल। ऐसे हमने 60,000 करोड़ इस पे एलोकेट किए। तो हमारा मानना ये है कि जम्मू कश्मीर रिच है। किस के रिच है मैं बताता हूँ आपको। देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास पिलग्रिमेज है, यानी हमारे पास रिलीजियस प्लेसेस हैं जिसके लिए लाखों लोग आते हैं। अगर उसको प्रॉपरली हम लोग सेटल करें ना, तो ये जगह तो सोना उगलेगी। हमारे पास एशिया का सबसे बड़ा वाटर रिसोर्स है।
अगर वो वाटर रिसोर्स को सही से, क्योंकि हम माइल नहीं कर पाए, हम कभी एक नौजवान को ये एहसास नहीं दिला पाए कि गवर्नमेंट जॉब से हट के भी चीज़ें होती है। और अगर आप गवर्नमेंट जॉब नहीं दे पाते हो, किसी इंडस्ट्री में नहीं देते, तो बच्चों को मत पढ़ाई करवा दो ना। वो मैं यहाँ सवाल उठाना चाहता हूँ आपके माध्यम से। 15 साल हो गए हैं BDS का एक भी जॉब नहीं खुला है, 15 ईयर्स। अब जब बच्चा पास होता है MBBS के बाद सेकंड क्या लेता है, BDS लेता है। और यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज से भी जो BDS निकले हैं 15 साल हो गए, 15 ईयर्स में एक जॉब नहीं निकला है। अब बताइए खुदारा, आपको ड्रग एडिक्ट नहीं मिलेंगे, आपको यहाँ ऐसा मेन स्ट्रीम से हट के नहीं मिलेंगे, फिर क्या मिलेंगे। लेकिन एक गरीब इंसान जब आदमी बच्चे को पढ़ाता है, बड़ी आज से पढ़ाता है भाई, इस गरीब इंसान को लगता है कि अब मेरा बच्चा पढ़ाई करेगा, ग्रेजुएशन करेगा, पोस्ट ग्रेजुएशन करेगा, फिर ये बच्चा मेरे को ना बहुत कुछ कमा के लाएगा और मैं खाऊंगा। लेकिन अफसोस पता है क्या होता है भाई, ये जब पढ़ लेता है, ग्रेजुएशन कर लेता है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेता है, तो इस सब का जिम्मेवार मैं गवर्नमेंट को समझता हूँ, इस सब का जिम्मेवार मैं लॉ मेकर्स को समझता हूँ। 1,11,000 करोड़ कोई छोटा रकम नहीं होता है बजट का। अगर उस बजट में हम इंटरप्रेन्योरशिप नहीं खोल सकें, हमारी टूरिज्म इंडस्ट्रीज है यहाँ पे, कितनी बड़ी इंडस्ट्री है, हमारी फ्रूट इंडस्ट्रीज है, 15,000 करोड़ की फ्रूट इंडस्ट्री है, तो हमें कहीं ना कहीं तवज्जो देनी पड़ेगी। हमारी फ्रूट इंडस्ट्री में क्या देखा होगा आपने, 2-2 करोड़ 4-4 करोड़ इन्होंने सब्सिडी दी, किस पे दी, वो जो स्टोरेज होते, कोल्ड स्टोरेज। मुझे खुदारा ये बताइए, अगर हमारा रोड बन गया होता, यही पैसा अगर रोड पे लगाया होता, रेलवे ट्रैक हो गया होता, रोड, आप बाग में क्या करते थे, बाग में आप ट्रक अपनी लोड करते थे और वो ट्रक सीधा कहाँ अनलोड करते थे, दिल्ली जाके। आपको नहीं लगता इससे हमारा खर्चा बच जाता अगर ये रोड बना होता? तो जो हमको पहले करना, जिसको इंपॉर्टेंस देना, उसको तो इंपॉर्टेंस ही नहीं दे रहे हैं। पिछले 70 साल में तो हम कनेक्ट नहीं कर पाए, जम्मू और कश्मीर को कनेक्ट नहीं कर पाए हम लोग, क्योंकि इंपॉर्टेंस नहीं है। इंपॉर्टेंस इसको कहते हैं पॉलिटिकल विल। पॉलिटिकल विल होना बहुत जरूरी है। अगर पॉलिटिकल विल नहीं है, एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म, मैं आपको स्टैटिस्टिक्स के साथ बोलता हूं भाई, ये हमारे CMs, ये हमारे मिनिस्टर्स जो हैं, ये हमारे ये जो हैं, ये सब जितने यूनिट्स इसलिए कभी वो करेंगे। लेकिन एक आम इंसान जो आपसे मिनिमम चीजें चाहता है, वो एक इज्जत की जिंदगी चाहता है, वो चाहता है रोटी, मकान और उसकी जिंदगी, मगर इज्जत वाली जिंदगी, लेकिन नहीं मिलती है उसको। तो आम इंसान के लिए आम आदमी पार्टी आ चुकी है। और पहले हमको बोलते थे ये तो है ही नहीं, ये क्या करेंगे, अब बोलते हैं हमको कि ये किसका वोट काटेंगे। भाई मेरे, हम ना वोट काटने आए ना, हम आम इंसान की ज़रूरत को समझने आए हैं, उसका हल निकालने आए हैं। सर, आखिर पे एक सवाल मेरा रहेगा। आपने यहाँ के रिसोर्सेज की बात की और फिर मौजूद दोनों चीज़ें पानी से ही बनती हैं, बिजली हो, यहाँ पर पीने का पानी हो या नहाने का, तो दोनों चीज़ों पर इतनी ज़्यादा जो है सख्ती बरती जा रही है। अगर आम आदमी पार्टी इक़्तिदार में आती है तो क्या हमें पानी, बिजली, ये जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, क्या इसमें हमें कमी देखने को मिलेगी इसके रेट्स में, या कुछ यूनिट्स जिस तरह से बाकी पार्टियां कहती हैं कि हम इतने यूनिट्स फ्री देंगे, इतने यूनिट्स, आम आदमी पार्टी क्या देगी? दुकान में ये सब चीज़ें पूरे अवाम को बोलना चाहता हूं, हमारी दुकान में फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, हमारी दुकान में अच्छी एजुकेशन मिलती है, हमारी दुकान में अच्छा हेल्थ केयर मिलता है, हमारी दुकान में बेरोज़गार भत्ता मिलता है, हमारी दुकान में एक लेडी जो है 18 साल से ऊपर, उसको 1,000 का स्टफन मिलता है, हमारी दुकान में लेडीज़ को जो है वो फ्री ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ मिलती है, हमारी दुकान में फ्री CCTV पूरे शहर पे पड़ता है, हमारी दुकान में फ्री वाईफाई मिलता है। ये सब चीज़ हम क्या लेकर बाहर जा रहे हैं? अब मुझे याद है जब हमने पंजाब में ये सब घोषणाएं की थी, तो बीजेपी हमारे खिलाफ कोर्ट में चली गई थी कि ये लोग कैसे ये एग्रीमेंट साइन कर सकते हैं कि ये सब चीज़ देंगे। तो जज साहब ने कहा आप एक काम कीजिए, आप डबल लिखता हूँ आपको, जो मुझे हमारी पार्टी की सबसे ज़्यादा पसंद है, और मेरे ख्याल में उसके बारे में ज़्यादा चर्चा भी नहीं होती है। आप किसी भी अगर डिपार्टमेंट में जाते हो, आज किसी भी ऑफिशियल डिपार्टमेंट जाइए, फूड एंड सप्लाईज हो, वो पासपोर्ट का हो, किसी भी डिपार्टमेंट जाइए, वहाँ पहले आपको चपरासी को पैसा देना है, उसके बाद क्लर्क को, हेड क्लर्क को, अफसर तक देते देते आपकी फाइल चढ़ते चढ़ते पैसा देना है। हमने इस सिस्टम को ही बंद कर दिया, हमने एक टोल फ्री नंबर दे दिया 1078।
बोला कि अगर आपको पासपोर्ट बनाना है आप हमको कॉल कर लीजिए, डॉक्यूमेंट कलेक्ट करेंगे और हम आपको पासपोर्ट घर पे ला के देंगे। यानी ये जो चोरों का बाजार, जो मंत्री से संतरी से ये सब चोर, ये हमने ख़त्म कर दिया है। दिस इज़ ऑल वी हैव फिनिश्ड इट। तो हमारा मानना ये है कि हम वही चीज़ कर रहे हैं। हमारा मानना ये है कि जो लॉ मेकर है उसको वही चीज़ करनी चाहिए जो लोगों की ज़रूरत है, भले ही आज तक हुआ या ना हुआ। आज देखना है मेरे भाई को, मेरी बहन को, मेरे हमसाये को क्या ज़रूरत है, मेरे गरीब इंसान को क्या ज़रूरत है। क्योंकि यार यहाँ तो अगर आप देखोगे ना, अगर हम अपने हिंदुस्तान की, अपनी कंट्री की वेल्थ को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हमारा जो 90% ऑफ वेल्थ है दैट इज विद द 2.5% ऑफ पीपल। 2.5% ऑफ पीपल के पास हमारा 90% वेल्थ। जो 10% वेल्थ है वो बाकी 97% लोगों के पास 10%। तो आप सोचो किनको ज़रूरत है, गरीब इंसान को कितनी ज़रूरत है। जब हम ये दावा करते हैं, जब हम ये बोलते हैं अपने जो हमारे मंत्री है, संतरी है, जो एक्स वाले हैं, जिनको पेंशन मिलते हैं, जिनके आगे पीछे पुलिस वाले हैं, जिनको गाड़ियां हैं, पेट्रोल है, इलेक्ट्रिसिटी है, पानी सब है, लेकिन ये सब चीज उनके बजाय किसको होना चाहता है? एक गरीब इंसान को आप पानी दे दो, इलेक्ट्रिसिटी दे दो, ये सब चीजें दे दो। इस बारे में नहीं सोच रहे। अच्छा, इनका क्या करना, हमारे ज़हन को मधुस किया जाता है, हमको हिप्नोटाइज किया जाता है। नहीं हमारे वो कर दिया, हमारा ये कर दिया। भाई ये तो ठीक है कर दिया, लेकिन आप तो उसके हिस्सेदार हो। यू आर अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ दैट। आपने टेम्परेरी चीज को परमानेंट को भी नहीं किया। तो मेरा मानना यह है कि आम आदमी पार्टी जो है आज बहुत ही ज़्यादा लोगों को एक आश है, और इसके आश के साथ, उम्मीद के साथ मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ आपसे बात करता हूं कि मैं इस आश और जिम्मेवारी को एक ना वो आई एम बीइंग कॉन्शियस ऑल्सो। हम बहुत ये जो हम पे आश लगा रहे हैं लोग, हम थोड़ा उस वजह से हम थोड़ा कॉन्शियस भी हो गए हैं। अल्लाह हमसे अच्छी चीज़ें करवा, क्योंकि लोग हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हम अच्छा करेंगे। और हम यकीन दिलाना चाह रहे हैं यहाँ पे कि जितने भी हम वादा सिर्फ इसलिए करते हैं और वही वादा करते हैं जो हम पूरा कर सकेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका।